हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। इसके अलावा कल मुझे एक जानकारी मिली है कि मुझसे डिक्टेशन अपलोड करने के टाइम एक गलती हुई है, जो कि मुझे ऋषभ बजाज की ओर से बताई गई। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कृपया आप भी यदि कोई गलती होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ मेरी इन गलतियों को इग्नोर करें। चलिए तो अब डिक्टेशन को प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए तो डिक्टेशन लिखना अब करेंगे अपन प्रारंभ। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महोदय, आप जानते होंगे कि हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्षता होता है। मैं इस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि लोगों ने विभाजन की पीड़ा को भोगा है। उनके लिए विभाजन होना इतिहास का मात्र अध्याय ही नहीं था, उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतरण था। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था? संभवतः ऐसा कहना समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था और मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिया जाए, परंतु इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता आंदोलन की संरचना और उस समय के नेताओं के चरित्र बल को जाता है कि इस सब के बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्हें झुकाया भी नहीं जा सकता था। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीयों को मैं सोचता हूं कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि इस धर्मनिरपेक्षता की समूची अवधारणा की पुनः व्याख्या करें। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे धर्म विरोधी रंग दे दिया था और इस शब्द को एकदम भिन्न संदर्भ में देखा गया है। यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के अधिकार को पुनः जताना चाहता तो दूसरी तरफ पॉप के प्राधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भारत में प्रासंगिक नहीं है। इस देश के लोग, चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं अथवा फारसी, सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। मेरे मुताबिक धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है। विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की भारत में उत्पत्ति हुई थी। ये सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं। यदि आप धर्मनिरपेक्षता के धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे, योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना मद से
हमारे राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात है। उक्त निर्णय आज यहाँ संपन्न हुई योजना आयोग की बैठक में लिया गया था। इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दंडवते तथा मुख्यमंत्री श्री सिंह उपस्थित थे। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने मांग की है कि राज्य की खनिज संपदा के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के बावजूद राज्य सरकार को लीज से लेकर रॉयल्टी तक का अधिकार नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी ने आगे चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार 9वीं योजना में मानव विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, आधारभूत ढांचे का विकास, रोजगार के समान अधिकार देने के लिए सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव कम करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में यह सुना गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना तैयार कर ली है। संभव है कि सबसे पहले बड़े और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में ऊर्जा से संबंधित, दूरसंचार से संबंधित, सड़क परिवहन से संबंधित, पुल पुलिया से संबंधित एवं आवास निर्माण से संबंधित क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए बंजर भूमि विकास आदि जैसी योजनाएं भी राज्य सरकार ने बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक हो सके विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो। इस दृष्टिकोण से यह सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने अंत में यह भी बताया कि सामाजिक उत्थान के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में विकेंद्रीकरण किया जाएगा। भारत के अंदर अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चालू मानसून सत्र के दौरान बारिश सामान्य से औसतन कम होने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में भारी कमी की आशंका उत्पन्न हो गई है। अब दलहन और प्याज के दामों में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटने के कारण बाजार में गेहूं के साथ मोटे अनाज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन कमजोर मानसून और बेमौसम बारिश के कारण फसल वर्ष में घटा हुआ है।
जबकि 1 साल पहले यह उत्पादन बड़ा हुआ था। हमारे देश के अंदर खाद्यान्न भंडार में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल, दलहनों, तिलहनों और मोटे अनाज का होता है। इनका उत्पादन घट रहा है। यही कहानी धान की रही है। ऐसा लगता है कि अब मानसून ही देश के वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा है। अच्छी बारिश होती है तो देश में सब कुछ ठीक रहता है और मौद्रिक नीति भी कारगर साबित होती है। बारिश नहीं होती तो महंगाई, विकास दर जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय में 18% योगदान करती है। कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कृषि क्षेत्र की घटी हुई विकास दर न केवल खेती पर निर्भर है। यह विकास दर 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महंगाई से परेशान होता है। इसलिए अब कृषि से संबंधित जुड़ी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। 4 चीजों पर तत्काल ध्यान देना होगा। 1. कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विचार किया जाए। 2. फसल बीमा आम किसान तक पहुँचे, इसका इंतजाम किया जाए। 3. संस्थागत ऋण किसानों के दरवाजे तक पहुँचे। और 4. कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। सबको मिलकर कोशिश यह करनी होगी कि कृषि की मानसून पर निर्भरता लगातार कम हो। पर्यावरण बदलाव के बढ़ते खतरे को देखते हुए भी यह जरूरी है। हमेशा जोखिम कम करनी होगी ताकि विकास दर में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ सके। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और यदि पसंद नहीं भी आती तो कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यदि पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन RTI संबंधी, रिजल्ट संबंधी या कोई भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।